नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही गंभीर और हालिया घटनाओं पर आधारित स्रोतों को खंगाल रहे हैं। विषय है चार्ली किर्क, एक जाने-माने युवा कंजर्वेटिव लीडर जिनकी पिछले हफ्ते ही दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। जी हाँ। और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो किर की जिंदगी, उनके संगठन टर्निंग पॉइंट यूएसए या टीपी यूएसए, उनकी हत्या की जो चौंकाने वाली परिस्थितियां थीं और इसके जो कहीं ज्यादा गहरे राजनीतिक और सामाजिक असर हो सकते हैं, उन पर काफी विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों की मदद से किर्क की कहानी को समझें, उनकी विरासत का एक तरह से आकलन करें और हाँ, उनकी मौत से जुड़े जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे अमेरिका में बढ़ती पॉलिटिकल वायलेंस, डिजिटल दुनिया में जो कट्टरता फैल रही है और ग्लोबल लेवल पर जो धुर दक्षिणपंथी आंदोलन उभर रहे हैं, उन पर गौर करें। हम परत दर परत इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझना जरूरी है कि 31 साल के नेशनल लेवल पर पहचाने जाने वाले पॉलिटिकल फिगर की इस तरह से हत्या, ये सिर्फ एक दुखद क्राइम नहीं है। ये आज के माहौल से जुड़े कई बुनियादी और परेशान करने वाले सवाल खड़े करती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि चार्ली किर्क आखिर थे कौन। स्रोतों के हिसाब से वो सिर्फ 31 साल के थे जब 10 सितंबर 2025 को उनकी हत्या हुई और अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली कंजर्वेटिव आवाजों में गिने जाते थे। हाँ, उनका पॉलिटिकल सफर बहुत जल्दी शुरू हुआ। इलिनॉइस में पैदा हुए, टीनेज में ही एक्टिव हो गए थे। और एक दिलचस्प बात यह है कि वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन नहीं मिला, तो उन्होंने कॉलेज छोड़कर फुल टाइम पॉलिटिकल एक्टिविज्म में आने का फैसला कर लिया। और सिर्फ 18 साल की उम्र में 2012 में उन्होंने बिल मॉन्टगोमरी के साथ मिलकर टर्निंग पॉइंट यूएसए यानी टीपी यूएसए की नींव रखी। जी, और इसका घोषित लक्ष्य था स्वतंत्रता, फ्री मार्केट, लिमिटेड गवर्नमेंट, इन सिद्धांतों को युवाओं के बीच खासकर कॉलेज कैंपस में पॉपुलर बनाना। उनकी पहचान एक करिश्माई स्पीकर, तेज तर्रार डिबेटर और सोशल मीडिया के माहिर खिलाड़ी के तौर पे बनी। कई लोग उन्हें मागा मूवमेंट का युवा चेहरा भी मानते थे। बिल्कुल। और टीपीयूएसए की ग्रोथ भी कमाल की रही। एक गराज से शुरू होकर ये ऑर्गेनाइजेशन देखते देखते एक बड़ा पॉलिटिकल पावर सेंटर बन गया। करोड़ों डॉलर का बजट। हाँ, इसका फैलाव जबरदस्त था। हजारों कॉलेज और हाई स्कूल चैप्टर, पूरे देश में फील्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, बड़े बड़े कन्वेंशंस और कैंपस में एक्टिविटीज। और हाँ, इसे कई बड़े कंजर्वेटिव डोनर्स से भी अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, जिससे इसका रेवेन्यू कुछ ही सालों में हजारों डॉलर से बढ़कर आप सोचिए $50 मिलियन के पार पहुंच गया। 50 मिलियन, जबरदस्त ग्रोथ थी ये तो। उनकी कुछ स्ट्रैटेजीज, जैसे वो प्रूव मी रॉन्ग डिबेट्स या वायरल सोशल मीडिया कंटेंट, काफी सफल रहीं। लेकिन साथ ही कुछ पहले विवादित भी हुई, जैसे प्रोफेसर वॉच लिस्ट। इसका क्या मतलब था? प्रोफेसर वॉच लिस्ट वो असल में एक प्रोग्राम था जिसमें कंजर्वेटिव स्टूडेंट्स उन कॉलेज प्रोफेसर्स की लिस्ट बनाते थे जिन्हें वो बहुत ज्यादा लिबरल या लेफ्ट लीनिंग मानते थे। इस पर काफी विवाद हुआ। आरोप लगे कि ये एकेडमिक फ्रीडम को दबाने और प्रोफेसर्स को टारगेट करने की कोशिश है। इसी तरह स्कूल बोर्ड वॉच लिस्ट भी थी, जो लोकल एजुकेशन पॉलिसी को प्रभावित करने का एक, कह सकते हैं, विवादास्पद प्रयास था। अब उस घटना पर आते हैं जिसने सबको सन्न कर दिया। 10 सितंबर 2025, यूटा वैली यूनिवर्सिटी। किर्क अपने अमेरिकन कमबैक टूर के तहत एक इवेंट कर रहे थे। जी, दोपहर के करीब 12:30 बजे का वक्त था। किर्क स्टेज पर एक डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। तभी पास की एक बिल्डिंग की छत से एक गोली चली और सीधे उनकी गर्दन में लगी। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद दोपहर करीब 2:40 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और ये सब हुआ करीब 3000 लोगों की भीड़ के सामने। हाँ, बिल्कुल। और इस भयानक घटना के ग्राफिक वीडियो वो तुरंत सोशल मीडिया पर फैल गए, वायरल हो गए। करीब 33 घंटे की तलाश के बाद उसे पकड़ा गया। क्या उसके इरादे के बारे में कुछ पता चला है? मोटिव? हाँ, FBI ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें वो छत से कूदकर भागता दिख रहा है। पास के जंगल से एक राइफल और कुछ कारतूस भी मिले हैं। प्रोसिक्यूटर्स ने रॉबिन्सन पर गंभीर हत्या और 6 दूसरे आरोप लगाए हैं और उन्होंने उसके कुछ टेक्स्ट मैसेज भी सामने रखे हैं जो उसने अपने रूममेट को भेजे थे, जिसमें कथित तौर पर लिखा था, मुझे उसकी नफरत से बहुत हो गया था। एक नोट भी मिला है जिसमें लिखा था, मेरे पास किर्क को खत्म करने का मौका है और मैं इसे लेने जा रहा हूं। तो इससे जाहिर तौर पे लगता है कि ये एक प्री प्लान्ड हमला था। ये अपने आप में एक बहुत भयानक घटना है
किर्क की हत्या। लेकिन जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे हैं, ये शायद किसी बड़ी और ज़्यादा चिंताजनक तस्वीर का हिस्सा भी हो सकती है, खासकर जब हम 2025 में ग्लोबल लेवल पर जो धुर दक्षिणपंथी सक्रियता बढ़ रही है उसे देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। एक्सपर्ट्स इसे एक इंटरनेशनल यूरोपियन ट्रेंड के तौर पर देख रहे हैं। जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, माइग्रेशन को लेकर चिंताएं हैं और डिजिटल माध्यमों से जो कट्टरता फैलाई जा रही है, ये उसका फायदा उठा रही है। इसके कुछ उदाहरण हैं यूरोप में, क्या चल रहा है वहाँ? सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद जर्मनी है, जहां ऑल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड यानी AfD पार्टी, उसका वोट शेयर 2021 के मुकाबले 2025 में लगभग डबल होकर 24% से ज्यादा हो गया। अब वो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अच्छा। हंगरी और इटली में तो पहले से ही धुर दक्षिणपंथी सरकारें हैं, और फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया जैसे देशों में भी ऐसी पार्टियां कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। और ब्रिटेन में भी हाल ही में एक बड़ी रैली हुई थी ना? हाँ बिल्कुल। किर्क की हत्या के सिर्फ 3 दिन बाद 13 सितंबर को लंदन में टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में यूनाइट द किंगडम नाम की एक विशाल रैली हुई। 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। 1 लाख? जी। इसे दशकों में ब्रिटेन का सबसे बड़ा फार राइट प्रदर्शन माना जा रहा है, और उसमें हिंसा भी हुई। 26 पुलिस वाले घायल हुए, 25 गिरफ्तारियां हुई। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जो स्रोत बता रहे हैं, कि इस रैली में किर्क की हत्या का सीधा जिक्र हुआ। हाँ, यही तो। रॉबिन्सन और दूसरे स्पीकर्स ने किर्क की मौत को अपनी एंटी इमिग्रेशन और नेशनलिस्ट भावनाओं को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया। रैली में एलन मस्क जैसी इंटरनेशनल हस्तियों के वीडियो मैसेज भी चलाए गए, जिसमें अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन के खतरों की चेतावनी दी गई थी। तो ये दिखाता है कि कैसे एक लोकल ट्रेजेडी को तुरंत एक इंटरनेशनल एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो फार राइट एक्टिविज्म का ग्लोबल इकोसिस्टम है, उसका एक साफ उदाहरण है। और इस ग्लोबल नेटवर्क और खासकर युवाओं तक पहुंचने में ये डिजिटल दुनिया, इसकी क्या भूमिका है? स्रोत तो कह रहे हैं ये बहुत अहम है। बेहद अहम। आज के जो धुर दक्षिणपंथी आंदोलन है, वो यंग लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स हैं, वो लोगों को एक ही तरह की सोच वाले कंटेंट के इको चेम्बर में फंसा सकते हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स हैं, ये सब सीधी भर्ती के लिए, मतलब रिक्रूटमेंट के लिए जरिया बन रहे हैं। विशेषज्ञ इसे ब्लॉक रिक्रूटमेंट कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगे? ब्लॉक रिक्रूटमेंट का मतलब यूं समझिए कि ये ग्रुप्स ट्रेडिशनल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के बजाय ऑनलाइन कम्युनिटीज में घुसपैठ करते हैं, खासकर गेमिंग ग्रुप्स या सोशल मीडिया ग्रुप्स में। वो वहां धीरे धीरे अपनी विचारधारा फैलाते हैं और फिर एक साथ कई युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर अपने साथ जोड़ लेते हैं। ये कम लागत वाला है, इसकी पहुंच बहुत ज्यादा है और इस पर निगरानी भी कम है। और दिलचस्प बात यह है कि चालीके को TPUSA खुद इस डिजिटल स्ट्रैटेजी के बड़े पैरोकार थे। बिल्कुल। TPUSA का वो टूर था ना, यू आर बीइंग ब्रेन वॉश्ड, 25 कॉलेज कैंपस में गया और उसने सोशल मीडिया पर कहते हैं लगभग 2 बिलियन व्यूज बटोरे। 2 बिलियन? जी। किर्क का अपना डेली पॉडकास्ट भी बहुत पॉपुलर था, 10 लाख से ज्यादा सुनने वाले थे। वो डिजिटल दुनिया की ताकत को समझते थे और उसका भरपूर इस्तेमाल करते थे। स्रोत एक और बदलते ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं, हाइब्रिड एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि अब जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराएं हैं, वो पहले की तरह साफ साफ बंटी भी नहीं है। मतलब कोई सिर्फ एक ही इज्म को फॉलो नहीं कर रहा। युवा अक्सर अलग अलग विचारधाराओं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ऑनलाइन सब कल्चर्स के मिक्सचर से प्रभावित हो रहे हैं। ये एक ज्यादा बिखरा हुआ और पहचानने में मुश्किल खतरा पैदा करता है। ये डिजिटल कट्टरता और ग्लोबल ट्रेंड्स, ये सब हमें अमेरिका में बढ़ती पॉलिटिकल वायलेंस की समस्या पर लाते हैं। क्या आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं? हाँ, आंकड़े तो बेहद चिंताजनक हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के एक रिसर्चर हैं, माइकल जिन्सन, उनके हवाले से स्रोत बताते हैं कि 2025 की पहली छमाही में, मतलब पहले 6 महीनों में, लगभग 150 पॉलिटिकली मोटिवेटेड हमले हुए। 150? जी। और ये 2024 की इसी अवधि से लगभग दोगुना है, डबल। और ये सिर्फ हाई प्रोफाइल मामले नहीं है, मतलब नीचे तक जा रही है ये हिंसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2024 में लोकल अधिकारियों के खिलाफ, जैसे इलेक्शन वर्कर्स या स्कूल बोर्ड मेंबर्स, उनके खिलाफ धमकी और उत्पीड़न के 600 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। 600 से ज्यादा? हाँ, जो 2 साल पहले की तुलना में 74% ज्यादा है। तो ये दिखाता है कि खतरा एकदम जमीनी स्तर तक पहुंच चुका है। 2025 में कर्क की हत्या के अलावा भी गंभीर घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र है। जी हाँ, मिनेसोटा में एक डेमोक्रेटिक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थी, मेलिसा हॉटमैन। उनकी और उनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर हैं जोश शपीरो, उनके घर पर आग लगाने की कोशिश हुई।
एक एक्सपर्ट हैं एरी पर्लिगर, उन्होंने चेतावनी दी है कि पॉलिटिकल हत्याएं अक्सर एक दुष्चक्र, एक विशियस साइकिल शुरू करती हैं, जहां एक हमला दूसरे पक्ष के एक्सट्रीमिस्ट को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाता है। क्या आम अमेरिकी भी इस बढ़ते खतरे को महसूस कर रहे हैं? क्या कहती है पब्लिक ओपिनियन? किर्क की हत्या के बाद एक रॉयटर इप्सोस पोल हुआ था। उसके अनुसार लगभग 2/3 अमेरिकी मानते हैं कि जो कठोर पॉलिटिकल बयानबाजी है वो हिंसा को बढ़ावा दे रही है। लेकिन इस पर भी पॉलिटिकल डिवाइड दिखता है। 67% रिपब्लिकन मानते हैं कि राजनीतिक हिंसा बहुत बड़ी समस्या है, जबकि 58% डेमोक्रेट्स ऐसा मानते हैं। तो थोड़ा फर्क है। इस तनाव भरे माहौल में किर्क की हत्या पर पॉलिटिकल रिएक्शंस कैसे रहे? क्या कोई एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई? दुर्भाग्य से स्रोत तो यही बताते हैं कि रिएक्शंस काफी हद तक बटे हुए और पोलराइज थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो हत्या का मोटिव पता चलने से पहले ही इसके लिए कट्टर वामपंथ को जिम्मेदार ठहरा दिया। बिना जांच पूरी हुए। जी, उन्होंने कोक के सम्मान में झंडे आधे झुकाने का आदेश दिया, उन्हें मरणोपरांत प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम देने की घोषणा की और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को किर्क का ताबूत घर ले जाने के लिए भेजा। उनके बयान में क्या खास था? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने खासतौर पर कट्टर वामपंथी राजनीतिक हिंसा की निंदा की और कहा कि लेफ्ट विंग के लोग चार्ली कर्क जैसे प्रशंसनीय अमेरिकियों की तुलना नाजियों और हत्यारों से करते हैं। लेकिन जो हाल ही में डेमोक्रेटिक अधिकारी हमले का शिकार हुए थे, उनका कोई जिक्र नहीं किया। तो ये एक तरह से विभाजनकारी रुख था। कांग्रेस में भी तनाव दिखा। हाँ, ऐसी खबरें आईं कि किर्क के लिए जब हाउस में मौन रखा गया, उस दौरान भी कुछ सदस्यों ने चिल्लाकर विरोध जताया। दूसरी तरफ कंजर्वेटिव मीडिया ने लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट द्वारा की गई कुछ असंवेदनशील टिप्पणियों को खूब उछाला, जबकि कुछ ट्रंप सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल विरोधियों की गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली। ये स्थिति क्या दर्शाती है? मतलब क्या समझें इससे? ये अमेरिका की, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं टॉक्सिक पॉलिटिकल रियलिटी, उसको दर्शाती है, जहां हर पॉलिटिकल जीत या हार एक तरह से जीवन मरण का सवाल बन जाती है, एग्जिस्टेंशियल। 2 पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, स्टीवन लेविट्स्की और डैनियल जिबलाट। उन्होंने चेताया है कि इस तरह का जो एक्सट्रीम पोलराइजेशन होता है वो अक्सर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और नॉर्म्स को कमजोर करता है। ऐसे माहौल में चार्ली किर्क के संगठन टर्निंग पॉइंट यूएसए, उसका भविष्य क्या दिख रहा है? क्या उनकी मौत से ये आंदोलन कमजोर पड़ेगा? हैरानी की बात है, लेकिन स्रोत बिल्कुल उल्टी तस्वीर पेश कर रहे हैं। किर्क की मौत के बाद टीपीयूएसए को जबरदस्त समर्थन मिला है, अभूतपूर्व उछाल आया है। संगठन के प्रवक्ता के अनुसार सिर्फ 48 घंटों में नए कैंपस चैप्टर शुरू करने के लिए 37,000 से ज्यादा इंक्वायरीज आई। 37,000? ये तो उनकी मौजूदा प्रेजेंस को कई गुना बढ़ा सकता है। बिल्कुल। प्रवक्ता ने इसे सोते हुए विशाल का जागना कहा है। उनका कहना है कि सैकड़ों लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वॉलंटियर करने या किसी भी तरह मदद करने की पेशकश की है। किर्क की विडो एरिका कर्क ने भी एक भावुक बयान में कहा कि उनके पति ने जो आंदोलन शुरू किया था वो मरेगा नहीं बल्कि और मजबूत होगा। और उनके कार्यक्रम वो भी जारी रहेंगे। हाँ, उनका जो बड़ा सालाना सम्मेलन है अमेरिका फेस्ट, वो दिसंबर में प्लान के मुताबिक होगा। कर्क के लिए एक बड़ा मेमोरियल सर्विस भी एरिजोना के एक स्टेडियम में करने की योजना है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि संगठन कर्क की, कह सकते हैं, शहादत को अपने विस्तार के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। तो कर्क का असर उनकी मौत के बाद भी बना रहेगा और शायद और बढ़ेगा भी। और जैसा हमने पहले बात की, इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, ये ग्लोबल लिंक्स भी हैं। बिल्कुल। टीपीयूएसए की इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं, जैसे टर्निंग पॉइंट यूके, टर्निंग पॉइंट ऑस्ट्रेलिया, ये पहले से मौजूद हैं और ये भी वही समान एंटी इमिग्रेशन और नेशनलिस्ट एजेंडा फैलाते हैं। और लंदन रैली में कर्क की मौत का इस्तेमाल वो दिखाता है कि ये नेटवर्क कितना जुड़ा हुआ है, कैसे एक घटना को दूसरी जगह भुनाया जाता है। और डिजिटल दुनिया इस इंटरनेशनल कनेक्शन को और आसान बना देती है ना? निश्चित रूप से। स्रोत बताते हैं कि 2025 में ब्रिटेन में प्रवासियों को वापस भेजने यानी रीमाइग्रेशन की वकालत करने वाले 76,000 से ज्यादा ऑनलाइन पोस्ट पाए गए। रीमाइग्रेशन, इसका मतलब? रीमाइग्रेशन का मतलब है प्रवासियों या उनके वंशजों को, चाहे वो नागरिक ही क्यों ना हो, उनके मूल देश वापस भेजने की मांग। ये एक काफी एक्सट्रीम विचार है और चिंता की बात यह है कि इनमें से कई पोस्ट ब्रिटेन के बाहर से किए गए थे। इसी तरह कैनेडियन ऑनलाइन ग्रुप्स भी अमेरिकी और यूरोपीय एक्सट्रीमिस्ट के नारे दोहराते दिखते हैं। और ये एक्टिव क्लब्स क्या है जिनका जिक्र स्रोतों में है? ये वाइट नेशनलिस्ट फिटनेस ग्रुप्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में फैल रहे हैं। ये फिटनेस ट्रेनिंग, सोशल गैदरिंग्स और मीम बेस्ड प्रोपागेंडा का इस्तेमाल करके खासकर युवा श्वेत पुरुषों को अट्रैक्ट करते हैं। ये जमीनी स्तर पर कट्टरता फैलाने का एक और तरीका है।
जाहिर है चाणक्य की विरासत पर भी अब जोरदार बहस छिड़ गई होगी। उनके समर्थक और आलोचक उन्हें कैसे याद कर रहे हैं? हाँ, उनके समर्थकों में भी थोड़ा मतभेद है। जो राइट विंग क्रिश्चियन नेशनलिस्ट हैं वो उन्हें धार्मिक मूल्यों के रक्षक के तौर पर देखते हैं, जबकि कुछ लिबर्टेरियंस उनकी डिबेट और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भागीदारी की तारीफ करते हैं। और आलोचकों का नजरिया? आलोचक उन्हें एक बेहद कंट्रोवर्शियल फिगर मानते हैं। स्रोत याद दिलाते हैं कि उन्होंने सिविल राइट्स एक्ट का विरोध किया था, कोविड-19 पर गलत सूचना फैलाई थी और नस्ल और आप्रवासन पर भड़काऊ बयान दिए थे। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे एक बार उन्होंने बंदूक से होने वाली मौतों को हथियार रखने के अधिकार के लिए कीमत चुकाने लायक बताया था और जॉर्ज फ्लॉयड के लिए अपमानजनक शब्द कहे थे। ये विरोधाभास क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कर्क खुद समकालीन अमेरिकी कंजर्वेटिज्म के जो अंदरूनी तनाव हैं उनका प्रतीक थे। एक तरफ डेमोक्रेटिक बहस में विश्वास और दूसरी तरफ विभाजनकारी और भड़काऊ बयानबाजी। उनकी मौत पर हुई प्रतिक्रियाएं भी इसी तनाव को दर्शाती हैं। धार्मिक जगत में भी प्रतिक्रिया बंटी हुई थी। जी, कई कंजर्वेटिव इवेंजेलिकल लीडर्स ने संडे सर्विसेज में कर्क को शहीद का दर्जा दिया, जबकि दूसरों ने चेतावनी दी कि ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करना खतरनाक है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और विभाजन को बढ़ावा देता था। तो इन सभी स्रोतों को समेटते हुए अगर हम मुख्य बातें निकालें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि चार्ली कर्क की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की दुखद मौत नहीं है। ये अमेरिका और कुछ हद तक दुनिया भर में जो कई खतरनाक ट्रेंड्स चल रहे हैं, बढ़ती पॉलिटिकल वायलेंस, युवाओं का डिजिटल रेडिकलाइजेशन, ग्लोबल फार राइट का उभार और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का क्षरण, उनका एक कह सकते हैं भयानक संगम बिंदु उजागर करती है। कर्क का जीवन और उनकी विरासत भी, जैसा आपने कहा, विरोधाभासों से भरी है। वो एक्सप्रेशन की फ्रीडम के पैरोकार होने का दावा करते थे, लेकिन साथ ही ऐसे विचारों को भी बढ़ावा देते थे जो समाज को बांटते थे। उनकी हत्या के बाद भी यही विरोधाभास दिखा। कुछ लोगों ने डेमोक्रेटिक डायलॉग की बात की तो कुछ ने पॉलिटिकल बदला लेने का आह्वान किया। बिल्कुल, और टर्निंग पॉइंट यूएसए को जो समर्थन मिला है वो ये संकेत देता है कि कर्क का असर उनकी मौत के बाद खत्म नहीं होगा, बल्कि शायद और बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि ये बढ़ी हुई एनर्जी किस दिशा में जाएगी? क्या ये कंस्ट्रक्टिव डेमोक्रेटिक भागीदारी को बढ़ावा देगी या फिर पोलराइजेशन को और गहरा करेगी? ये उनकी अंतिम विरासत तय करेगा। ग्लोबल लिंक भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह इंटरनेशनल फार राइट ग्रुप्स ने कर्क की मौत को भुनाने की कोशिश की, वो दिखाता है कि लोकल पॉलिटिकल वायलेंस कैसे आसानी से इंटरनेशनल एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स को हवा दे सकती है। अंततः स्रोत ये साफ करते हैं कि अमेरिका एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस बढ़ती हिंसा और कड़वाहट के चक्र को तोड़ने के लिए निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो देश पॉलिटिकल अस्थिरता के एक लंबे और खतरनाक दौर में फंस सकता है। तो ये विश्लेषण हमें एक बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पे शायद श्रोताओं को विचार करना चाहिए। जब राजनीतिक मतभेद इतने बढ़ जाएं कि वो अस्तित्व का खतरा महसूस होने लगे, तो कोई भी समाज अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज और इंस्टीट्यूशंस को कैसे बचाए रख सकता है? और इससे भी अहम, समाज एक्सप्रेशन की फ्रीडम और डेमोक्रेटिक भागीदारी को बनाए रखते हुए एक्सट्रीमिस्ट कट्टरता और उससे उपजने वाली हिंसा का मुकाबला कैसे कर सकता है? चार्ली किर्क की कहानी और उनकी मौत पर अमेरिका की प्रतिक्रिया शायद देश के डेमोक्रेटिक भविष्य की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। सोचने वाली बात यह है कि इस नफरत और हिंसा के चक्र को कैसे तोड़ा जाए, इससे पहले कि ये और जिंदगियों को अपनी चपेट में ले ले।